वापस ले जाना चाहता हूं। जब कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी तो कांग्रेस के भीतर बनी थी। सवाल ये है, बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि कांग्रेस पार्टी तो थी ही, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनाने की क्या जरूरत थी? उस समय कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का उद्देश्य आजादी के साथ में और क्या क्या था, और उसका कांग्रेस की पॉलिसी के ऊपर क्या असर पड़ा? लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो भी प्रस्ताव जो है आचार्य जी के नेतृत्व में आता था तो वहां पे एआईसीसी में आता था और सीएसपी उसे पारित करती थी, उसके बाद ही एआईसीसी जो है उसको लागू कर देती थी। तो डायरेक्शन देने में, मतलब डायरेक्शन देने का मतलब ये कि दिशा जो है क्या रहे कांग्रेस की, इसके अंदर सीएसपी की एक जो भूमिका रही। तो मतलब लोगों का पूछना ये रहता है कि भाई जरूरत क्या थी आपको? कांग्रेस में थे तो कांग्रेस में रहते, सीएसपी बनाने की क्या जरूरत है? तो ये एक प्रश्न है। और फिर उसके बाद में ये है कि भाई जब कांग्रेस में थे तो फिर कांग्रेस से अलग होने की क्या जरूरत थी? तो उसका जो एक पृष्ठभूमि है जो सब लोग जानते हैं कि दक्षिणपंथी कांग्रेस के अंदर हावी हो गए थे। वो चाहते थे कि जवाहरलाल नेहरू कमजोर हों, और एक ऐसी उन्होंने परिस्थिति लेके आने का काम किया कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी या तो मर्ज करे या फिर वो अलग हो जाए। फिर ये भी सवाल एक था कि अपोजिशन की जो स्पेस है, या तो वो एक्सट्रीम लेफ्ट के पास जाती या एक्सट्रीम राइट के पास जाती। समाजवादियों ने सोचा कि अपोजिशन की स्पेस जो है एक डेमोक्रेटिक फोर्सेस के पास रहनी चाहिए। तो मैं दोनों चीजों का जवाब मैं चाहूंगा कि जो है आप जरूर दें कि सीएसपी क्यों बनाई कांग्रेस ने, कांग्रेस के भीतर समाजवादियों ने, और फिर अलग क्यों हुआ? ये बहुत जरूरी सवाल है सुनिरंजन जी। देखिए, कांग्रेस पार्टी एक मंच थी राष्ट्रीय आंदोलन के लिए, राष्ट्रीय स्वाधीनता के लिए, लेकिन उसमें शुरू से यानी गांधी जी के पहले से दिशा को लेकर के एक संवाद हुआ करता था, विवाद हुआ करता था, जिसके कारण 1907 के सूरत की कांग्रेस में नरम दल और गरम दल करके दो टुकड़े हो गए थे और अगले 9 बरस तक ये एक साथ मिले नहीं। लखनऊ में 1916 में जब कांग्रेस हुई तो इनमें आपस में समझौता हुआ। नरम दल का मानना था कि हमें भारत सरकार यानी अंग्रेजी सरकार के साथ संवाद का रिश्ता रख करके उनसे धीरे धीरे रियायत लेनी चाहिए और वो रियायत के जरिए हम आज़ादी तक पहुंचेंगे। गरम दल का मानना था कि हमको आज़ादी हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसमें किसी तरह का विलम्ब नहीं करना चाहिए। इसकी अगुवाई लाल बाल पाल, लाल यानी लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल करते थे। लेकिन ये बात इतनी बिगड़ गई कि फिर संभले नहीं संभली और कांग्रेस में 1907 में टूट हो गई। इसी क्रम में आगे जब 1921 का सहयोग आंदोलन वापस लिया गांधी जी ने और उनको 6 साल की जेल हो गई, तो फिर कांग्रेस में टूट हुई। जो लोग चुनाव लड़ना चाहते थे उन्होंने अलग एक स्वराज पार्टी बनाई, जिसमें मोतीलाल नेहरू, सीआर दास, मदन मोहन मालवीय जैसे लोग थे। और जो आंदोलन को जारी रखना चाहते थे उन्होंने गांधी जी के नेतृत्व में आचार्य कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल आदि आंदोलन लगे। तो कहा गया ये दो गुट हो गए, नो चेंजर और प्रो चेंजर। इसी क्रम में आगे 1928-29 तक आते आते कांग्रेस के अंदर इस बात पर विवाद हुआ कि हमें आज़ादी चाहिए तो कैसी चाहिए। हमें स्वायत्तता चाहिए जैसे न्यूजीलैंड का है, ऑस्ट्रेलिया का है, कनाडा का है, जहां पर सर्वोच्च शासक ब्रिटेन की रानी या राजा होगा और हम बाकी संभाले अपना स्थानीय सवालों को हम सुलझाएंगे, या पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। तो कांग्रेस का जो बुजुर्ग नेतृत्व था गांधी जी समेत, वो अभी डोमिनियन स्टेटस की बात करता था। लेकिन जो नया खून था, नया नेता था, नया नेतृत्व था, नेताजी सुभाष बोस, जवाहरलाल नेहरू, ये पूर्ण स्वराज की बात करते थे। और इसीलिए ऐतिहासिक रावी सम्मेलन में पूर्ण स्वराज का जब 1930-31 में प्रस्ताव पास हुआ तो कहा गया कि एक नया अध्याय शुरू हुआ। उसी क्रम में 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का निर्माण हुआ। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का उद्देश्य था कि कांग्रेस के अंदर आर्थिक और सामाजिक समता के सवाल पर जनतंत्र को एक स्पष्ट दिशा देने के लिए हमें लगातार काम करना होगा। और इस काम को करने में उन्होंने विचार गोष्ठियों का सहारा लिया, किसान संगठन बनाया, युवा संगठन बनाया, मजदूर संगठन बनाया और वर्ग संगठनों का निर्माण किया। कांग्रेस में वर्ग संगठनों के निर्माण की प्रक्रिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ने पैदा की। लेकिन कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी गांधी और कांग्रेस के अनुशासन में चलने वालों का दल था और उनका ये मानना था कि देश की आज़ादी के लिए सबको एकताबद्ध रहना चाहिए। आज़ादी हमारा सबसे बड़ा सपना है और उस सपने के बाद ही और सपनों की जगह है।
आचार्य नरेंद्र देव ने ये कहा 1934 में, जब भारतीय कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई, तो हमें एक साथ दो युगों का कर्तव्य पूरा करना है। एक तरफ हमें स्वतंत्रता की लड़ाई लड़नी है, दूसरी तरफ हमें जनतांत्रिक क्रांति करके समाजवाद को लाने की तैयारी करनी है। ये भारत का ऐसा भाग्य हुआ है कि हम एक साथ इन दोनों कामों को करेंगे। बिना आजादी के समाजवाद नहीं होगा, बिना समाजवाद की आजादी निरर्थक रहेगी। ये बात बाद में डॉक्टर अंबेडकर ने 1949 में स्वीकारी और कहा कि भारतीय समाज में एक नया अंतर्विरोध पैदा हो गया। आपने राजनीतिक समानता तो पैदा कर ली, वन मैन वन वोट, एक व्यक्ति एक वोट, लेकिन आर्थिक और सामाजिक गैर बराबरी चल रही है। आर्थिक और सामाजिक गैर बराबरी के चलते लोकतंत्र का जो राजनीतिक समता का पौधा है वो ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहेगा। ये जो कांग्रेस समाजवादियों का काम था, इसमें वो अपने सवाल प्रस्तावों को उठाते थे, उन प्रस्तावों पर कांग्रेस की वर्किंग कमेटी में पेश करते थे, वहाँ चर्चा होती थी और बहुमत और अल्पमत के आधार पर आगे की दिशा तय होती थी। जैसा आपने ठीक कहा कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसान कार्यक्रम दिया। फैजपुर में जो अधिवेशन हुआ, उसके पहले उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता आचार्य नरेंद्र देव कर रहे थे। वहाँ जो प्रस्ताव पास हुआ जमींदारी के खिलाफ, मजदूरी के लिए, दामों के लिए, वही प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव बना। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंतर्गत कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना का आधार ये था, इसमें वैचारिक स्पष्टता वाले लोगों का एक मोर्चा बनेगा और ये मोर्चा कुछ निश्चित भविष्य की कल्पना के आधार पर चलेगा। गांधी जी का बराबर ये कहना था कि हमारे लिए एक समय में एक कदम काफी है। समाजवादियों का कहना था ये रणनीति तो ठीक है, वन स्टेप इज एनफ फॉर मी, लेकिन आगे के स्टेप को बताए बिना आप एक कदम जब पूरा हो जाएगा तो फिर मति भ्रम का शिकार होंगे। हमें भारत का भविष्य कैसा होगा इसकी भी कल्पना करनी चाहिए, इस पर चर्चा करनी चाहिए। उन्होंने भारत के भविष्य को लोकतंत्र और समाजवाद के संगम से जोड़ा और इसीलिए कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी कांग्रेस के अनुशासन में रहते हुए एक वैचारिक स्पष्टता का योगदान करती रही। और इसके लिए उन्होंने वर्ग संगठनों का निर्माण किया, खुद आंदोलनों की अगुवाई की। जब जब कांग्रेस में अनुशासनहीनता या अराजकता या संगठन के टूटने की नौबत आई, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के लोगों ने हमेशा कांग्रेस के अनुशासन और संगठन को माना। इसका एक उदाहरण नेताजी सुभाष का विवाद था। जब नेताजी सुभाष दोबारा चुने गए त्रिपुरी कांग्रेस में और उनका सहयोग नहीं किया ढेर सारे नेताओं ने, तो उन्होंने इस्तीफा दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया, जिसमें स्वामी सदानंद वगैरह तो उनके साथ गए, लेकिन कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के लोग नेताजी के प्रति हमदर्दी रखते हुए भी कांग्रेस से बाहर नहीं गए। कांग्रेस को टूटने के काम से उन्होंने अपने को अलग रखा। हाँ, भारत के विभाजन को लेकर के जरूर भारत के समाजवादियों का कांग्रेस के स्थापित नेतृत्व के साथ गहरा मतभेद था। इसमें खान अब्दुल गफ्फार खां और महात्मा गांधी, ये दो तो एक राय के थे, लेकिन बाकी नेता बंटवारे के जरिए सत्ता मिलती तो ले लो, ऐसा दृष्टिकोण रखते थे। समाजवादियों का इससे घोर असहमति थी, मतभेद था। फिर 1948 में जो आपने कहा कि छोड़ा क्यों, तो 1948 में गांधी जी की हत्या के बाद कांग्रेस की वर्किंग कमेटी ने प्रस्ताव पास किया कि अभी तक ये आंदोलन था, अभी एक पार्टी है, एक पार्टी के अंदर एक ही पार्टी रहेगी, कोई और संगठन अगर होगा तो उसको या तो अपना विसर्जन करना पड़ेगा या पार्टी छोड़नी पड़ेगी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का नियम था कि कांग्रेस पार्टी के सदस्य ही कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य हो सकते हैं और आजादी की लड़ाई के बाद अब समाजवाद के लिए लड़ने की और जरूरत है। क्योंकि कांग्रेस अब दूसरे किसी संगठन को इजाजत नहीं दे रही है, तो हमको अपने को अलग बनाने की मजबूरी आ गई है। आचार्य नरेंद्र, डॉक्टर लोहिया इसके पक्ष में नहीं थे, लेकिन कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का जब सम्मेलन हुआ, अधिकांश प्रतिनिधियों की राय थी कि कांग्रेस का नेतृत्व बहुत ज्यादा व्यवस्थावादी हो गया है, यथास्थितिवादी हो गया है, इसके साथ मिलकर काम करना मुश्किल होगा, हमें बाहर निकलना ही चाहिए। तो बहुमत की राय का सम्मान करते हुए एक सार्थक लोकतांत्रिक विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के लोग बाहर निकले। 1948 में कानपुर में सम्मेलन करके उन्होंने सोशलिस्ट पार्टी बनाने का निर्णय किया। और उसके बाद की कहानी सबको मालूम है कि 1952 का जब चुनाव हुआ तो उसमें ज्यादा वोट, और कांग्रेस को 40% वोट मिला, समाजवादियों को 10% वोट मिला। तो फिर उन्होंने एक दूसरी पार्टी जो राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं की पार्टी थी, प्रजा परिषद, उसके साथ अपना सहयोग किया और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया।
जिसके अध्यक्ष आचार्य कृपलानी बनाए गए, जो गांधी जी के साथ 1917 से चंपारण से लगातार उनके सहयोगी थे, और उसके महामंत्री डॉक्टर लोहिया बनाए गए। और फिर उसके बाद की कहानी आगे कही जाएगी। जी जी। मैं प्रोफेसर साहब, आजादी के आंदोलन के बाद चुनाव हुए 10% वोट तो आज भी अगर देखा जाए देश के अंदर, तो भाजपा को आज मिल रहा है 30-40% वोट, लेकिन इसके अलावा कांग्रेस को मिलता है। कोई भी तीसरी पार्टी ऐसी नहीं है जिसको 10% से ऊपर वोट मिलता हो। 10% वोट बहुत था, मतलब सीटें 12 थी, कम थी, लेकिन वोट तो बहुत था। अब जो आगे बढ़े गए और जो कुछ भी हुआ, उसमें मुख्य बात आती है पट्टम थानुपल्ली की केरल की सरकार जो है उसके द्वारा एक गोली चालन होता है, 2 उसके अंदर आंदोलनकारी शहीद होते हैं और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जो है वो इस्तीफा मांग लेते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं एक तरीके से गोलीकांड का सफर व्यक्ति हूं, तो मुझको ऐसा लगता है कि उस समय सोशलिस्ट पार्टी ने अगर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की इस बात को स्वीकार कर लिया होता कि निहत्थे लोगों के ऊपर सरकार गोली नहीं चला सकती, और अगर चलाती है तो नैतिक जिम्मेदारी ले, वो इस्तीफा दे, अगर ऐसा हो गया होता तो इस समय आज तक, आजादी के बाद से आज तक 76 वर्षों में 1.5 लाख से ज्यादा लोगों की, निर्दोष लोगों की पुलिस गोली चालनों में, अलग अलग आंदोलनों में, अलग अलग एनकाउंटर्स के अंदर जो आज भी चल रहे हैं, आप देख रहे हैं कि पिछले 1 महीने के अंदर 115 लोग तथाकथित माओवादी होने के नाते मारे गए, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी हैं। तो ये सब शायद नहीं हो सकता था अगर उस समय पार्टी ने डॉक्टर लोहिया के साथ खड़े होने का मन बनाया होता। लेकिन पार्टी ने तो उसे अनुशासन का सवाल बनाया, और वो ठीक भी था कि आप पार्टी के, आप एक महामंत्री होकर के, तो पार्टी अपने अंदर तय करेगी कि क्या लाइन लेनी है। आपने इस बाहर स्टेटमेंट दे दिया और आपने अपने मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांग लिया। तो ये जो नीति का सवाल था, नीति पर कहाँ पे जाकर के रुकना है और सार्वजनिक तौर पर कितना जो है मर्यादा रखने का काम करना है, ये जो पूरा एक महत्व का बात था। मैं जरूर चाहता हूं कि जब आज समाजवादी आंदोलन के 90 वर्ष हो रहे हैं, जिसके अंदर 50-60 साल तो आपके देखे हुए भी हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे कि नीति के सवाल पर कितना रिजिड एटीट्यूड होना चाहिए और कितना समझौता होना चाहिए, कितना अनुशासन होना चाहिए, कितना संगठन की सर्वोच्चता को स्वीकार किया जाना चाहिए? मैं आपके अनुभव के आधार पर मैं केवल चाहता हूं कि आप इसके ऊपर अपना टिप्पणी करें। देखिए सुनीलन जी, भारतीय समाजवादी आंदोलन के सामने इस बात की बड़ी चुनौती थी कि वो आजादी को एक सार्थक प्रयोग बनाने का काम करे। इसलिए उन्होंने, जब केरल में सरकार ने गोली चलाई तो कहा ये तो अंग्रेजी राज का ही रूप हो रहा है, ये तो पुलिस राज है, जनता राज है ही नहीं। अगर निहत्थी भीड़ है और उसकी तरफ से जान का खतरा नहीं है तो ये जालियांवाला बाग करने की क्या जरूरत है? जालियांवाला बाग फिर बुरा क्या था? तो 1919 से जो एक राष्ट्रीय संकल्प बना था, उसे विचलन होते देख करके कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की परंपरा का ध्यान रखते हुए राम मनोहर लोहिया जी ने ये मांग की। हाँ, ये बात अलग है कि इस बात को इतना बिगड़ने दिया गया कि फिर अनुशासन का सवाल बन गया और राम मनोहर लोहिया को पार्टी से निष्कासित किया गया। लेकिन पट्टम थानुपिल्ले जी ने क्या किया? पट्टम थानुपिल्ले जी बाद में कांग्रेस में चले गए, वो कांग्रेस की सरकार के गवर्नर बन गए, और बाकी जो लोग थे उनका नाम लेने की जरूरत नहीं, सब बड़े यशस्वी लोग थे, बड़े महान लोग थे, क्रांतिकारी थे। लेकिन जो लोग लोहिया की इस पहल से नाराज थे, उनको उसका एक रचनात्मक समाधान निकालना चाहिए था। आपने अपने एक 15 बरस 16 बरस के साथी को एकदम बेमुरवत निकाल दिया। मांग क्या थी? मांग तो यही थी ना कि आप निहत्थी भीड़ पर गोली मत चलाओ, आप अपने को अपने कर्म से, विदेशी शासन और स्वदेशी शासन में कोई फर्क तो होना चाहिए। लोकतांत्रिक शासन और परदेशी शासन में कुछ फर्क तो होना चाहिए। लोहिया उसी फर्क को बनाने की कोशिश कर रहे थे। और जैसा आपने कहा कि अगर उस दिन गोली चलाने पर सरकार गिर गई होती
तो नेताओं को पता चलता कि लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अगर जनता से मतभेद आपका हुआ है तो आप संवाद करो, आप समझौते करो, आप मतभेद का निराकरण करो। अगर मांगे पूरी करने लायक नहीं है तो वो भी बता दो। लेकिन गोली इसमें बीच में कहां से आ गई? गोली तो औपनिवेशिक और सामंती शासन का अवशेष थी, लेकिन उस बात को अभी छोड़ देते हैं। इससे ज्यादा बड़ी बात समाजवादियों ने जो करने की कोशिश की जी और उसको नहीं करने दिया जी गया, वो ये था कि जब कांग्रेस पार्टी से कांग्रेस सोशलिस्ट निकले तो उस समय जो लोग कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा के सदस्य थे उत्तर प्रदेश में, उन्होंने आचार्य नरेंद्र के नेतृत्व में कहा कि नैतिकता का तकाजा ये है कि अब हमारी जो पार्टी है बदल गई तो हम जनता से नया आदेश लें। वो लोग अपने विधायक पद से इस्तीफा दे करके चुनाव के मैदान में उतरे और उस समय के शासक समूह ने पूरी कोशिश की, नंगी कोशिश की कि आचार्य नरेंद्र और बाकी लोग न जीते। क्या कहा? आचार्य नरेंद्र जैसे यशस्वी, विद्वान, समर्पित राष्ट्रीय नेता के बारे में कहा गया ये तो नास्तिक है, इसको वोट नहीं दो। उनके खिलाफ लड़ा किसको गया? एक गेरुआधारी को, बाबा राघव दास को, जिन्होंने घूम घूम करके तुलसी का पत्ता और गंगा जल बांटा और कहा हिंदू धर्म खतरे में है। और पूछो इस नरेंद्र देव से कि भगवान को मानता है कि नहीं मानता है। नरेंद्र जी से पूछा भी गया तो उन्होंने कहा कि मैं मार्क्सवादी हूँ, मैं विज्ञान सम्मत तथ्यों को ही मानता हूँ, क्योंकि ईश्वर के होने का कोई प्रमाण अभी तक नहीं मिला है, इसलिए मैं ईश्वर को नहीं मानता। इसका ये मतलब नहीं कि मैं जो ईश्वर को मानते हैं उनको गंदा मानता हूं, उनको हीन मानता हूं, उनको हे मानता हूं। आचार्य जी को हरा दिया। आप देखें कि गलत मोड़ तो दो दो हुए ना। एक गोली चलाने को लेकर के समाजवादियों में दुविधा हो गई, कह रहे अपनी तो सरकार एक बनी है लूली लंगड़ी, इसको भी तुम हटाना चाहते हो। और दूसरा आचार्य नरेंद्र को न जीतने देना है, जिससे किसी की हिम्मत न पड़े कि वो कांग्रेस पर उंगली उठा सके। और आज बढ़ते बढ़ते बात इतनी बिगड़ गई कि उन्होंने तो एक ही लड़ा, इन्होंने अनेक लड़ा दिए। और अब सांप्रदायिकता और चुनाव में जीत चोली दामन का रिश्ता बन गया है। जहां तक और सवाल थे, राम मनोहर लोहिया और मजली में मिलकर के वाणी की स्वतंत्रता और कर्म के अनुशासन की बात किया, अनुशासनहीनता की बात नहीं की। कहा कि लोकतांत्रिक पार्टी और तानाशाही पार्टी में फर्क ये होना चाहिए। देखिए उस समय मामला, बगल में एक बड़ा प्रयोग हो रहा था सोवियत संघ में, वो ऐतिहासिक प्रयोग था, उससे बड़ी आशाएं थी। लेकिन जिस तरह से वहां पर जबान पर पाबंदी लगा दी गई, उससे समाजवादियों को लगा कि ये रास्ता तो तानाशाही की तरफ ले जाएगा। उसके पहले हिटलर और मुसोलिनी हो ही चुके थे, फासिस्ट लोग, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी और इटली में। तो इन्होंने लोकतांत्रिक मर्यादाओं की स्थापना का प्रयास किया और उस प्रयोग में काफी क्षति हुई। खाली पार्टियों की क्षति नहीं, नेताओं की क्षति हुई। राम मनोहर लोहिया की छवि एक झगड़ालू, कट्टरपंथी, पार्टी तोड़क की बना दी गई, जबकि राम मनोहर लोहिया बड़े उदार हृदय के, बड़े नरम दिल के, बड़े गहरे मित्रता निभाने वाले व्यक्ति का नाम था। लेकिन अब उसी अपमान को लेकर के वो जीते रहे और उसी बदनामी को लेकर वो चले गए।